हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल जेबी क्लास बाय प्रमोद सर पे। आज जो है दोस्त, साइंस ऑब्जेक्टिव का महा आंदोलन होने वाला है, महासंग्राम शामिल होने वाला है, महा मैराथन चलने वाला है। ठीक है दोस्त, आप देखिए कि आज क्या होने वाला है। सबसे पहली बात दोस्त, आज आपको हम रात में 1 घंटे का लाइव क्लास दे चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए हैं। फिर सुबह दोस्त आपको ऑब्जेक्टिव क्लास दिए हैं जिसमें आपको फिर हम 1 घंटे पढ़ाए। और ये दोस्त आपका तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है साइंस के लिए। बिल्कुल आप जल्दी से जुड़ जाइए सबको ही। और अगर आप चैनल पे पहली बार ज्वाइन किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर कल सुबह तक आपको वीडियो मिलते रहेगी साइंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रश्न को और देखिए क्या यूनिक तरीके से हमको सिखाते हैं। प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर कि एक समतल दर्पण अपने सामने, प्रश्न क्या है दोस्त समझिएगा एक बार ध्यान से एकदम, कि एक समतल दर्पण अपने सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा खड़ा है। ठीक है, सॉरी, एक लड़का दोस्त क्या है, समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। मतलब लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ये जस्ट आज सुबह ही आपको लाइव में बताए थे दोस्त कि समतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए ये समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण से ये 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है या सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका प्रतिबिंब जो अंदर में बनेगा वो भी 100 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। तो आप बोला गया कि दोनों के बीच का दूरी क्या थी, ये लड़का है और ये प्रतिबिंब है, दोनों के बीच का दूरी 100 200 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो समझ में आ गया होगा कि लड़के और प्रतिबिंब। ठीक है, 100 इधर 100 इधर कितना हो गया दोस्त आपका 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ 100 सेंटीमीटर नहीं होगा। अगला दोस्त यहाँ पर है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 है, तो प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या बोला कि एक वस्तु है दोस्त, वो अवतल दर्पण के सामने है और कितना दूरी पर 10 सेंटीमीटर, ये दर्पण हो गया, ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु हो गया, जबकि दर्पण की फोकस दूरी कितना 20 है। अब देखिए फोकस दूरी इससे पीछे है, मतलब आपका 20 है, इसका मतलब वो पीछे है। ठीक है, क्या लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पूछा क्या है कि एक अवतल दर्पण के सामने लड़का जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर है और फोकस दूरी जो है वो 20 है। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा सीधा, आभासी सीधा बड़ा। तो सुनिए दोस्त ध्यान से आप यहाँ पर कि अगर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है और फोकस दूरी कितना 20, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो वस्तु जो है दोस्त वो आपका अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीचों बीच में रखा गया है। और आप जानते हैं कि अगर फोकस और ध्रुव के बीचों बीच में रहे तो उसका जो प्रतिबिंब होता है दोस्त दर्पण के पीछे इस जगह पे बनता है। डॉट लकीर से हम लोग मिलाते हैं, यानी कि इसको आभासी कहेंगे, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पर, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। दोस्त आप पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसके चलते ये क्या करते हैं, बहुत दूर स्थित वस्तु का भी, ठीक है, प्रतिबिंब बना लेता है छोटा करके। तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तल। किसका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का क्षेत्र बड़ा होता है, उत्तल का होता है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों आपका कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2.5D है, यह लेंस कौन सा है। अब लेंस जो कौन सा है जिसकी क्षमता 2.5 है, दोस्त आप देख सकते हैं कि यहाँ क्षमता जो है प्लस में है। ठीक है, अगर P इसका प्लस में होगा इसका मतलब F भी क्या होगा, प्लस में। और F किसका प्लस में होता है तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का भी प्लस में होगा, उत्तल दर्पण का भी प्लस में ही होगा। अगला प्रश्न दोस्त आपका है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है। तो अवतल का फोकस आभासी होता है। अगला प्रश्न है दोस्त, वायु से गमन करती प्रकाश किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो ये क्या होगा, विलंब से दूर हटेगी या झुकेगी। देखिए ये बताया था आपको दोस्त प्रकाश का अपवर्तन, रात में हमने बताया था आपको रात का लाइव क्लास में कि अगर प्रकाश किरण आपका देखिए वायु से जल में जा रही है, मतलब ऊपर में वायु है और नीचे क्या दोस्त जल है, ये हो गया आपका विरल माध्यम और ये क्या हो गया सघन माध्यम। अब बताइए अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये क्या होगी। देखिए यहाँ विलंब होता, हम आपको बताए थे कि सघन माध्यम मतलब हार्ड माध्यम, इसमें ये तेजी से नहीं चल पाएगा, क्या होगा, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या करेगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर झुकेगी। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप पढ़े होंगे दोस्त कि नेत्र में जो है रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल भी है। तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है।
आगे है दोस्त, पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। दोस्त पक्षमाभी पेशी से कोई भी दृष्टि दोष नहीं होता, ना तो निकट ना दूर। यहाँ पे डी नंबर आपका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है। अब देखिए उत्तल लेंस जो होता है दोस्त, नेत्र में आप देखे होंगे, ये नेत्र गोलक में यहाँ पर लेंस लगा होता है। ये लेंस जो है सिलियरी मांसपेशियों या पक्षमाभी मांसपेशियों से अटैच रहता है, उसी से सटा हुआ रहता है। तो आपको बोला कि अगर आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलना है तो ठीक है, तो लेंस के बारे में बात कर रहा है तो कौन सा मांसपेशी का जरूरत पड़ेगा, तो लेंस में जो लगा हुआ रहता है सिलियरी मांसपेशियाँ। आगे जो है दोस्त आपका नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यहाँ पर जो है दोस्त आपका दृष्टि पटल हो जाएगा। ठीक है, दृष्टि पटल का दूसरा नाम क्या है दोस्त, रेटिना हो गया। ठीक है, स्वच्छ मंडल जो है ये दूसरा का नाम है, ये आपका यहाँ पे सामने होता है दोस्त। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों के पास। अगला है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा मतलब किसी परिपथ में करंट चल रही है या नहीं, या चल रही है तो कितना एम्पियर चल रही है। तो ये जो है दोस्त आपका एमीटर से मापा जाता है। और एमीटर को जो है दोस्त किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है। हर प्रश्न में आपको हम 2-3 प्रश्न सिखाएंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसलिए बिल्कुल आप मेरी एक भी सेशन को मिस ना करें, सारी सेशन को आप देखें। आपको प्लेलिस्ट में बिल्कुल सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल साइंस, ठीक है, VVI ये प्लेलिस्ट का नाम है। अगला दोस्त, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक दोस्त आज ही आप लोग को हम बताए थे, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता को जो तो रो से डिनोट किया जाता है, आपको ये भी हम बताए थे। ठीक है, देखिए दोस्त आपको हम एक और फॉर्मूला सिखाए थे, R = ρL/A। यहाँ से आप जो है दोस्त रो का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अगर आप रो का फॉर्मूला निकालिएगा तो इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, R गुना ये R ये हो जाएगा, L गुना ये करेंगे L जो है दोस्त आपका यहाँ बटम, यानी कि रो का फॉर्मूला क्या हो गया, RA/L। रो किसको कहते हैं दोस्त, प्रतिरोधकता को कहते हैं। चलिए इसमें भी 3 प्रश्न आपको सिखा दिए। चौथा प्रश्न है दोस्त आने की इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो दोस्त आप पढ़े होंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में आकर मिलती है। लेकिन ये चुंबक के बाहर में, चुंबक के अंदर की बात किया जाए तो दक्षिणी से निकल के उत्तरी में मिलती है। इस बात को ध्यान देंगे, चुंबक के बाहर में उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त आपका प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा इसमें गलत है। तो CaSO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, ये आपका गलत कथन है। आगे जो प्रश्न है दोस्त बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चिप्स के पैकेट में विद्युत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। सबसे पहले दोस्त आप ये समझिए विद्युत गंधिता क्या चीज़ होता है। विद्युत गंधिता क्या दोस्त, जब वसा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ा जाता है, ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्त, विद्युत गंधित हो जाता है, इसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है दोस्त इसको, क्योंकि ये जो है दोस्त अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो बोला था आपको, यहाँ पे बोला था कि ये बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन। आप देखिएगा घरों में दोस्त, अगर आपको दुर्गा पूजा में मीट बच जाता है, 2-3 दिन किसी खाने मन करता है तो वो क्या करते हैं, उसमें हल्दी लगा कर रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसका स्वाद बदल ना जाए, विद्युत गंधित ना हो जाए। ठीक है, आगे दोस्त आपका मीथेन का उदाहरण क्या है। तो मीथेन का उदाहरण क्या है दोस्त, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, दोनों है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। आगे है दोस्त यहाँ पर दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए भुजा हुआ चूना का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्त, यदि CaO जो है ये आपका बिना भुजा हुआ चूना है, ये भुजा हुआ चूना है। आगे है दोस्त आपका यहाँ पे प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं दोस्त आपका वे क्या होते हैं, तो प्राकृतिक सूचक यहाँ पे ये D नंबर हो जाएगा। ठीक है, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति द्वारा मिला, लिटमस पत्र भी, वेनुला भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है दोस्त, इनमें कौन प्रबल क्षारक नहीं है। मतलब प्रबल क्षारक का मतलब क्या हुआ कि क्षारक तो यार बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे NaOH, KOH, COH, ये सारे क्षारक यार प्रबल क्षारक हैं। D नंबर आपका जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे है दोस्त NaOH का उपयोग होता है, इसका उपयोग साबुन तापमार्जक में होता है।
आगे प्रश्न है दोस्त आपका, मेथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? आप जानते हैं दोस्त मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी के डंक में, नेटल के डंक में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ऐसा कि अब दोनों कर दी, क्योंकि नेटल का डंक चींटी का डंक दोनों सेम चीज़ है, इसमें मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए दोस्त जिसमें डाउट रहे तो आप जरूर हमको कमेंट में कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन याद नहीं भी रहता है, कोई जरूरी नहीं कि सभी को सारा क्वेश्चन याद ही रह जाए। ठीक है, और वैसे भी दोस्त हम तो और सभी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो थोड़ा सा मेरा भूलना स्वाभाविक हो जाती है। आगे है तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था का मतलब हुआ कि वे धातु जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। तो गोल्ड जो है दोस्त ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे है दोस्त यहाँ पर आपका कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? H2। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आप किसी धातु को NaMg किसी को भी ले लीजिए, इसको आप जल से अभिक्रिया करा दीजिए तो ये क्या करेगा दोस्त, इसके साथ मिलेगा और H2 जो Mg वो बना देगा, H2 गैस जो उसको अलग निकाल देगा। ठीक है, आगे बोला था स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं, ये तीनों जो है दोस्त आपका Cu Ag Au, ये तीनों स्वतंत्र अवस्था वाला धातु है। ठीक है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब कम करती है। Cu तो करती है कॉपर, लेकिन बहुत कम, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे इनका नाम होता है। ठीक है, आगे है दोस्त आपका स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने धातु हैं, इसमें से स्वतंत्र वही फिर आपका डी हो जाएगा। ठीक ठीक है, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। जी बिल्कुल, कार्बन बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, कार्बन अलग अलग रूप में पाया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सारा कार्बन के क्या अपरूप है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। जी बिल्कुल, ग्रेफाइट जो दोस्त विद्युत का सुचालक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये डी नंबर जो है गलत है, कार्बन में समवायता का गुण नहीं होता है। कार्बन जो है दोस्त इसमें समवायता का गुण होता है। आप देखे होंगे कार्बन जो है दोस्त, आप कार्बन का संरचना ऐसे बहुत सारा बनाए होंगे। जैसे ये आपका हो गया, एक हो गया नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन में आप क्या कर सकते हैं, अगर कार्बन को ऐसे एक ऊपर कर दे नीचे भी कर दे, इसका नाम नियो पेंटेन हो जाता है। फिर इसको आइसो पेंटेन बनाते, तो ये अलग अलग रूप में पाया जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये गलत कथन बोला है। कार्बन में क्या है कि उसका संरचना अलग होने के कारण गुण अलग हो जाएगा, लेकिन सूत्र सेम रहेगा, इसी को समावयवता कहते हैं। आगे प्रश्न है दोस्त आपका, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर क्या प्रवृत्ति होती है? संयोजकता में वृद्धि होती है। आगे है दोस्त, पादप में जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जल से जल, जल से जाइलम, रात में भी आपको लाइव क्लास में बताए थे। अगला प्रश्न है दोस्त आपका, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में 2 होती है। आगे बोला निम्न में किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है? तो उत्सर्जन तंत्र जो है दोस्त इसमें आधारित निस्यंद कोशिका कुछ सारा हो जाएगा आपका, डी नंबर सही जवाब। ठीक है, आगे बोला गया रक्त दाब किस तंत्र से पाता जाता है? ये आपका मापा जाता है। बहुत मिस्टेक टाइपिंग है दोस्त, और ये आपका मॉडल सीट से टाइपिंग सॉरी प्रिंट आउट निकाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा S5 गायमा मैनोमीटर। आगे है दोस्त आपका यहाँ पे कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है? ये प्रश्न जो है दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आता है ये प्रश्न। ठीक है, इसको लंबा करके लिखना होता है उसमें, तो एड्रेनलिन हार्मोन हो जाएगा। आगे प्रश्न है दोस्त, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि स्रावित होती है। आगे है दोस्त आपका यहाँ पे विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो विषाणु जनित मतलब विषाणु से फैलने वाला। ठीक है, तो विषाणु से फैलने वाला HIV भी है और आपका ये वाट भी है, तो दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा की संरचना होती है तस्तरी नुमा। आगे है दोस्त आपका निम्न में कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो ये सारे जो है दोस्त आपका जीवाश्म का उदाहरण है। जीवाश्म का मतलब जीवों के सड़े गले भाग से बना हुआ। अगला है दोस्त, निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ये मेंडल का प्रयोग से है, DF वाला सी नंबर ऑप्शन होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी गैस है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा पृथ्वी जो है दोस्त दिन प्रतिदिन हीट होते जा रहा है, गर्म हो रही है। ठीक है, इसको तो वैश्विक तापमान, इसके लिए CO2 गैस जरूरी उत्तरदायी है, इन्हीं के चलते होता है। निम्न में कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो ये आपका दोस्त हो जाएगा दोनों, खेत भी और बागवानी भी। कृत्रिम परितंत्र का मतलब हो गया कि जो व्यक्तियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक जो है दोस्त मीथेन गैस है, CH4 इसका सूत्र होता है। आगे जो प्रश्न है दोस्त, ये आपका सेट 4 का हो गया, नया सेट है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस पर कहाँ रखें? ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या बोला, 1 मिनट। सबसे पहले बात, ये जो प्रश्न है दोस्त आपका, ये लेंस वाला है, और लेंस का
डायग्राम बनाने वाला है। तो लेंस का जो डायग्राम बनाने वाला है दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी आपका जो दोस्त हम सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं इसका, ठीक है। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका मार्क्स एग्जाम में लेकर आएँ, तो एग्जाम में तो कल पूछेंगे ऐसा एक डायग्राम, तो बिल्कुल आप इसको देख लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। प्लेलिस्ट अलग बना हुआ साइंस का दोस्त, कल के एग्जाम के लिए स्पेशल साइंस VVI शायद कुछ ऐसे नाम है प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो दोस्त देखिए इसका लिखा हुआ है कि किसी बिंब का वास्तविक चाहिए और कैसा चाहिए, समान साइज का चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस में कहाँ रखना चाहिए, तो फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। फोकस दूरी का दुगुनी दूरी का मतलब दोस्त 2f1, आप 2f1 के बारे में पढ़े होंगे। अगर आप 2f1 पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब मिलेगा उसका साइज क्या होगा, समान साइज। जैसे दर्पण में आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आप C पर वस्तु को रखते हैं, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो समान साइज का बनता है, जितना बड़ा ऊपर वस्तु उतना बड़ा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो चलिए आगे है दोस्त कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं दोस्त ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाने जो लाइनिंग है, ये लाइन का नाम है मुख्य अक्ष नाम है इसका। बस क्वेश्चन को समझना आराम से है। आगे दोस्त आपका यहाँ पर है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है दोस्त, पहले भी आपको लाइव क्लास में हम दे चुके हैं कि दाढ़ी बनाने वाला दर्पण अवतल का उपयोग, अवतल का और कहाँ का उपयोग होता है, तो दंत चिकित्सक के द्वारा, दांतों का डॉक्टर के द्वारा। और कहाँ उपयोग होता है दोस्त इसका, और इसका उपयोग होता है सौर भट्टियों में, कहाँ पर, सौर भट्टियों में। और कहाँ पर इसका उपयोग होता है दोस्त, तो और इसका उपयोग होता है गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में। हेडलाइट को अगर दीपी कहीं लिखा मिलेगा, कहीं आपको हेडलाइट। ये 3 उपयोग अवतल दर्पण का यहाँ पर है और एक यहाँ प्रश्न में है दाढ़ी बनाने में। तो यहाँ पर आपको हम 4 प्रश्न करवा दिए। अच्छा, सब्जेक्टिव में भी कभी आ जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें कारण सहित, आपको कारण भी लिखना पड़ता है उसमें। आगे है दोस्त यहाँ पे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस, देखिए अवतल है, फोकस पीछे होता मतलब माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक। अगर इसके राइट साइड में होता तो प्लस होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसी होती है, सॉरी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, दर्पण के पीछे अवतल में कब बनता है, जब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तब। अभी कुछ देर पहले बताया था आपको हम कि ये आपका अगर P है, ये F है, बीचों बीच में रखेंगे तब इसका डायग्राम जो है इस साइड में बैक में आकर बनेगा। आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। आगे प्रश्न है दोस्त आपका यहाँ पे, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु आप जो जानते होंगे, रात में भी आपको लाइव क्लास में बताए थे, अनंत होगा। हाँ, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच 4 मिनट का समय होता है। जो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्योदय जो है दोस्त आपका निकल जाती है, ठीक है। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले निकल जाती है, इसको आभासी सूर्योदय कहते हैं। और एक सूर्यास्त भी ऐसा ही होता है, 2 मिनट बाद में हो जाता है, ठीक है। तो अगर रियल में कहा जाए तो 4 मिनट का अंतर हो गया। आगे है दोस्त दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, 3 होते हैं, निकट, दूर और जरा दूर से 3 होते हैं। आगे है दोस्त किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्त आपका 50 वाट हो जाएगा। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें जो है दोस्त ये मॉडल सेट है कोडरमा वाला, बहुत सारा मिस प्रिंट है, इसमें मिस टाइपिंग है, ठीक है। चलिए आगे जो है दोस्त आपका चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल कब होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, आगे देखता हूँ ऑप्शन फिर बताते हैं। और फिलहाल अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ नहीं आया दोस्त, आपका सेपरेट वीडियो न्यूमेरिकल का मिल जाएगा मेरे चैनल पे, अब जाके वहाँ न्यूमेरिकल देख लीजिए, ठीक है। आगे प्रश्न है दोस्त, हाँ 1 मिनट, उसका ऑप्शन बाकी था 12th नंबर का ना। 12th नंबर क्या था कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिकतम होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। आगे है दोस्त आपका उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। देखिए पवन ऊर्जा आपका जो वायु है, वायु से अगर ऊर्जा प्राप्त करिएगा तो आपका स्पीड चाहिए उसमें कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है दोस्त अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। आगे है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, ये जो है दोस्त आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऊष्मा का क्या होता है दोस्त, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया होने के बाद, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा।
आगे है दोस्त ये वाला BaI2Na2SO4 BaSO4 2Na, ये किस। अब जो प्रश्न है दोस्त इसमें क्या बता रहे थे आपको, हम थोड़ा कट हो गया था वीडियो बीच में। ये अभिक्रिया जो पहचाना था कौन सा है। देखिए Ba जो है दोस्त ये SO4 के साथ मिल जाती है और अपना I जो है Na को दे दिया। ठीक है, Ba क्या किया, उसका SO4 ले लिया, Na अपना I दे दिया। तो यानी कि दोनों अपना क्या कर रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान कर रहा है, लेन देन कर रहा है। इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। आगे है दोस्त आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो जब अम्ल दोस्त किसी अम्ल को ले लें, क्षारक को ले लें, अभिक्रिया करवा दे तो लवण व जल प्राप्त होता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोनों। आगे है दोस्त पदार्थ ABCD का pH मान दिया है, इनमें कौन पदार्थ अम्लीय होगा। तो दोस्त pH स्केल जो होता है, pH स्केल में क्या होता है, pH स्केल में ठीक है 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा जिसका pH मान, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। तो यहाँ पर 2 जो है दोस्त ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे कम यानी कि अम्लीय हो गया। 7 आपका ना तो क्षारीय ना तो अम्लीय, ये उदासीन हो गया। ठीक है, ये क्षारीय ये भी क्षारीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय 7 से कम अम्लीय। तो आपका ए ऑप्शन जो है ये अम्लीय हो गया। आगे एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड क्या होता है, जो पेट में अम्ल की मात्रा को अधिकता को नष्ट करता है। तो ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और बेकिंग सोडा भी है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ दोनों। आगे है दोस्त कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो दोस्त अगर आप CaSO4 सॉरी माफ कीजिएगा CaOH का होल 2, इसको अगर आप क्लोरीन से अभिक्रिया कराइएगा Cl से तो विरंजक चूर्ण का निर्माण CaOCl2 बनता है। तो यही आपका जगह सेकेंड वाला सही। आगे है दोस्त आपका यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। तो ये Al2O3 ZnO ये दोनों हो जाएगा। क्यों दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये आपका दोनों ऐसा कर सकता है। ये अब आपका प्रश्न है कि कौन सा मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु कौन सा है दोस्त, आपका कॉपर और जिंक, ये दोनों मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। ये आपका क्या हो गया, मिश्र धातु हो गया। चाकू से काटा जाने वाला धातु कौन है, सोडियम पोटेशियम लिथियम तीनों है, ये सभी जवाब हो जाएगा। फिर है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ये क्लोरीन का होगा, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, विन्यास होता है 287। ये ऐसे करके कक्षाएं होती है दोस्त। KLMN फर्स्ट वाला में 2 रहती है, सेकंड वाला में 8 रहती है, इसमें भी आप 8 दे सकते हैं। तो 2 8 10 7 17 हो गया आपका क्लोरीन का, आगे जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा अभी। तो ये जवाब हो गया क्लोरीन। आगे है दोस्त कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्त आपका ये मॉडल सेट से कोडरमा वाला, लेकिन मिस टाइपिंग यहाँ पर है। ठीक है, मीथेन जो है ये असंतृप्त नहीं बल्कि ये क्या है, संतृप्त है। तो ये गलत कथन आपका है। ठीक है, उसके बाद आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे 2 गलत कथन दे दिया। आपको पूछा था कौन असत्य है, ये दोनों असत्य है यहाँ पे। ठीक है, आगे है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, ये C नंबर C6H6। आगे है दोस्त आपका यहाँ पर इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। ये जो है दोस्त बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनिया सारा उपधातु है, हाइड्रोजन यहाँ पे उपधातु नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे बार रिपीट हो जाए दोस्त, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन आप सुने होंगे, तो हाइड्रोकार्बन जो है दोस्त ये 2 भाग में बंटा होता है। एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक हो गया असंतृप्त। और संतृप्त जो है दोस्त इसमें आपका क्या होता है, ओनली मेथेन होता है, एल्केन होता है। ठीक है, और इसमें आपका एल्किन और एल्काइन दोनों आता है, एल्किन और एल्काइन। और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n। तो ये था इसके बारे में। आगे है दोस्त आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, इनमें कौन तत्व उपधातु नहीं है बता दिया। 28 है पाइरुवेट के विखंडन से या ऊर्जा का देता कहाँ होता है, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, बोला था कि पाइरुवेट के विखंडन से CO2H2O तक ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा जहाँ आ गया आपका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, पत्ता में होता है। ठीक है, पत्तियाँ जो होती है वो अपनी जो अधिक जल की जो मात्रा उसके पास अधिक हो जाती है, उसको वो क्या करती है, बाहर निकालती है पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे। अमाशय में कौन सा एंजाइम होता है दोस्त, अमाशय में पेप्सिन होता है, जो क्या करते हैं, पाचक एंजाइम है एक प्रकार का, ये जो प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। आगे है दोस्त आपका यहाँ पर 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आगे है दोस्त फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उतरता है, एथिलीन है। मलेरिया परजीवी एक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, इसका नाम
निम्न में कौन मादा जननांग का भाग नहीं है? तो गर्भाशय, अंडाशय, डिंबवानी, सारा जो है दोस्त मादा जननांग है, जनतंत्र है, शुक्रवाहिका नहीं है। तो दोस्त इस सेशन में आपका दोस्त इतना ही प्रश्न होगा। आगे फिर आपको लाइव क्लास में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, और वीडियो भी अपलोड करेंगे। अभी से कल सुबह तक हम आपके साथ हैं, ठीक है। अगर मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्दा उड़ाकर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी मेरा ना भी अच्छा हो, लेकिन आपका जो है दोस्त पढ़ाई का क्वालिटी तो आप देख सकते हैं। शायद ही यूट्यूब में कोई चैनल होगा जो इतने क्लियर करके हर एक प्रश्न को सिखाते होंगे आपको। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नई क्लास में नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।